हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के बगल में आपको जैसे एक बेल मिलेगी, उस बेल पे क्लिक कर दें, जिससे इन फ्यूचर जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज जो है हम 22 फरवरी 2014 को जो एग्जाम हुआ था, 23 फरवरी 2014 को, उसका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन देखेंगे। जनरल साइंस का क्वेश्चन और कंप्यूटर का क्वेश्चन हो चुका है। उसका लिंक आपको यहाँ आई बॉक्स के पास या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन था, मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? द मंडल कमीशन रिपोर्ट रिफर्स टू। देखिए, भारत में जो है मंडल कमीशन की स्थापना 1979 में हुई थी। उस समय सरकार जो थी किसकी थी? मोरारजी देसाई की थी। मोरारजी देसाई की सरकार थी और इसकी स्थापना द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया था। इस आयोग ने 3743 जातियों को पहचान करते हुए वर्ष 1980 में एक रिपोर्ट पेश की जो सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन से संबंधित थी। देखिए, मंडल आयोग को एक आयोग का पिछड़ा वर्ग आयोग दिया गया था और इसके हेड कौन थे? बीपी मंडल। तो इन्हीं के नाम पे चल के बाद में ये मंडल आयोग हो गया। बीपी मंडल इसके हेड थे मंडल आयोग के। और इस आयोग ने 3743 जातियों की पहचान करते हुए वर्ष 1980 में 89 में गठन हुआ। 1980 में एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें ये लिखा था कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। ठीक है, कितने परसेंट के आरक्षण की सिफारिश की थी? 27% के। किसके? अन्य पिछड़ा वर्गों से। तो ये हो गया हमारा आंसर। मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? अन्य पिछड़े वर्ग से। लेकिन बाद में अन्य पिछड़े वर्ग में क्रीमी लेयर जो आ गए, उन्हें पिछड़े वर्ग से संपन्न माना गया। तो क्रीमी लेयर क्या है? जिनकी सैलरी 1 पॉइंट से ऊपर जो साल में कमाते हैं वो क्रीमी लेयर में आ गए, अन्य पिछड़े वर्ग में। और इनकी पहचान करने के हेतु, क्रीमी लेयर की पहचान करने के हेतु किसकी समिति बनाई गई? रामनंदन समिति। और इसने रामनंदन समिति की जो गठन हुआ, इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1993 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और जिसमें इसे स्वीकार कर लिया गया कि क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखा जाएगा। और उसके बाद जो है संसद के एक अधिनियम द्वारा 1993 में ही पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। पिछड़े वर्ग के लिए किसका गठन किया गया? राष्ट्रीय आयोग का। और यह आयोग नौकरी में आरक्षण के उद्देश्य से सूची में नए नाम जोड़ने और निकालने पर विचार करता है। तो क्या पूरा है? देखिए, 1989 में मोरारजी देसाई के सरकार द्वारा बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन हुआ। 1980 में इन्होंने रिपोर्ट सौंपी जिसमें 27% आरक्षण लागू हो गया अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। उसके बाद क्या हुआ? पता चला कि अन्य पिछड़े वर्ग में भी कुछ क्रीमी लेयर है, तो रामनंदन समिति बनाई गई जिन्होंने 1993 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और क्रीमी लेयर को पिछड़े वर्ग से बाहर कर दिया गया। और 1993 में जब रिपोर्ट सौंपी तो एक राष्ट्रीय आयोग बनाया गया जो उनको जोड़ने और निकालने का काम करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। अस्थायी सदनों का नाम मतलब, अस्थायी सदनों से क्या मतलब है? जो हर 5 साल में या कुछ टाइम पीरियड में भंग किए जा सके, जो सदन भंग किए जा सकते हैं और जिसका चुनाव फिर से हो पूरे सदन का। तो राज्यसभा में तो ऐसा होता नहीं है, तो किस किस में होता है? लोकसभा में आपका होता है और विधानसभा में। लोकसभा और विधानसभा के अंदर ये चीज होता है। हर 5 साल में ये सदन या एक निश्चित कार्यकाल के बाद ये सदन भंग हो जाते हैं। लगान किसके लिए किया गया उत्पादक कारक भुगतान है? रेंट इज अ फैक्टर पेमेंट पेड टू। तो लगान की बात कर रही है, तो आप देखिए समझोगे, लगान जो लैंड भूमि पे दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? तो एडम स्मिथ, एक स्कॉटिश वैज्ञानिक है ये, एडम स्मिथ। और ये कहाँ के हैं? स्कॉटिश। नीतिशास्त्र, तत्ववेदा तथा राजनीतिक अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। ये 3 चीज के ज्ञाता थे। इन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है। और इन्होंने 2 पारस्परिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं। ये मेनली 2 कार्य के लिए जाने जाते हैं। पहला है नैतिक
भावना का सिद्धांत, नैतिक भावना का सिद्धांत इन्होंने दिया था 1759 में। और सेकंड है प्रकृति की जांच तथा राष्ट्र की समृद्धि का कारण। प्रकृति की जांच कब किया था? 1776 में। तो ये इन्हीं दो मूलभूत सिद्धांत को जनक है और इन्हीं लिए इनको जो है अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। किसको? एडम स्मिथ को। किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो अगर आप जनगणना देखते हैं 2011 का, तो सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ की है? केरल की। नियर अबाउट 93% से ज्यादा ही है। तो बात यहाँ पे कह रहा है महिला साक्षरता दर की। तो केरल में महिला और पुरुष के साक्षरता दर कम से कम, महिला 92% है और पुरुष 96% है। मेल 96% साक्षर है, वुमेन 92%। तो सबसे ज्यादा किस राज्य में महिला साक्षरता दर है? तो वो क्या होगा? आपका आंसर केरल होगा। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व में कोई संबंध नहीं होता है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं क्या? क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था से याद आया कि आप लोग के लिए इकोनॉमिक्स के कुछ लेक्चर तैयार हैं, वो मैं 3 से 4 दिन में अपलोड कर दूंगा। तो आप उसको देख के बताइएगा कि वो लेक्चर आपको कैसा लगा। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में किससे क्या तात्पर्य है? बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? ऐसे देश जिनके सीमा के बाहर कोई आर्थिक गतिविधि आयोजित नहीं की जाती है और ये पूर्णतः अपने ऊपर ही आत्मनिर्भर रहते हैं। मतलब जनता के लिए जो चीज उनके मतलब नागरिकों के लिए, उस देश के नागरिकों के लिए जो भी चीजों की जरूरत होती है वो उनकी पूर्ति अपने ही देश के अंदर करते हैं, तो उसे क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर उल्लेखनीय औद्योगिक शहर नहीं है? देखिए, जब ऐसी बात आती है तो आपको कानपुर, जमशेदपुर, इलाहाबाद, मुंबई का सब में डाउट है, कैसे गेस करें? तो आइए मैं समझाता हूँ। इसका आंसर क्या होगा? इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में स्थित इलाहाबाद है। इलाहाबाद जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है और एक औद्योगिक शहर होते हुए भी ये औद्योगिक शहर है, लेकिन ये धार्मिक तथा शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। तो इलाहाबाद जो है धार्मिक के लिए इलाहाबाद से ज्यादा बनारस जाना जाता है। इलाहाबाद शिक्षा के लिए मेन जाना जाता है। तो ये इलाहाबाद जो है आपका धार्मिक और शिक्षा के लिए जाना जाता है। थोड़ा सा इलाहाबाद में जान लेते हैं इलाहाबाद के बारे में। इसका प्रमुख वास्तविक नाम, शहर का प्रमुख वास्तविक नाम क्या है? प्रयाग है। 3 पवित्र नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन स्थल कहाँ पे? इलाहाबाद में ही, संगम यहीं पे बनता है। ठीक है। कानपुर, देखिए कानपुर जो कि चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और इसे पूर्व का मैनचेस्टर, कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर भी कहते हैं। ये चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और इसे पूर्व का मैनचेस्टर भी कहते हैं। मुंबई तो सबको पता है। और जमशेदपुर में क्या होता है? इस्पात का प्रमुख उद्योग है जमशेदपुर के अंदर। तो हमारा आंसर क्या होगा? इलाहाबाद। नेक्स्ट देखते हैं, हिमालय की सबसे पूर्व चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पूर्व चोटी नमचा बरवा पर्वत तिब्बत में स्थित है। ये जो कहाँ पे स्थित है? तिब्बत में। और ये सबसे पूर्व चोटी है, ये तिब्बत में स्थित है। और अगर बात करते हैं कि समस्त हिमालय पर्वत के, तो ये समस्त हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है। अगर जैसे क्वेश्चन पूछ दे नामचा पर्वत जो है समस्त हिमालय पर्वत श्रेणी के किधर स्थित है, तो ये उत्तर में स्थित है। और तिब्बत हिमालय पर्वत श्रृंखला में ये सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 7600 मीटर है और ये पर्वत जो है थारलंग तांग्सगोपो नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? थारलंग तांग्सपो नदी के किनारे स्थित है। जैसे तांग्सपो नदी हिमालय श्रेणी को पार करती है, इसे दिहांग के नाम से तथा बाद में ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो इंडिया में से किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से, और इसे दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र तो क्या हो गया? देखिए, हिमालय की सबसे पूर्व चोटी कौन सी है? नामचा बरवा। कहाँ स्थित है? तिब्बत में। और अगर हिमालय से ले तो ये उत्तर की साइड स्थित है। सबसे ऊंची चोटी 7600 मीटर इसका हाइट है और ये थारलंग तांग्सपो नदी के किनारे स्थित है, जिसे दिहांग और ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। खासकर इंडिया में तो ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, श्री पेरुम्बदूर
किसका जन्म स्थल है? तो श्री पेरम्बदूर कहाँ पे है, पहले ये बात आती। ये जो है आपका तमिलनाडु में है, और ये मुख्य स्थान से जो हिंदू वैष्णव संत रामानुज के जन्म स्थान है। श्री रामानुजाचार्य हिंदू वैष्णव संत थे। ये क्या थे? हिंदू वैष्णव संत। तो श्री पेरम्बदूर किसका जन्म स्थल है? श्री रामानुजाचार्य। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत ने बनाया था। उसके बाद किसने काम किया था? इल्तुतमिश ने। अब बचे दो, मिनास उस सिराज, गयास उद्दीन बलबन। तो इनका तो कहीं नाम ही नहीं है, तो आंसर क्या होगा? गयासुद्दीन बलबन। देखिए क्या हुआ, जब दिल्ली सुल्तान में इल्तुतमिश के पश्चात राज्य में षड्यंत्र आरंभ हो गया। ऐसे समय में गयासुद्दीन बलबन ने दिल्ली की राजगद्दी संभाली और इन्होंने सबसे पहले चालीसा भंग कर दिया। और उस समय देश में विदेशी आक्रमण तेज हो गए थे। चंगेज खान बहुत ज़्यादा आक्रमण करता था। बलबन ने अपनी सेना को संगठित किया और कई प्रशासनिक सुधार किए। उसके आदेशानुसार उत्तर पश्चिम सीमा पर नए मजबूत किले का निर्माण किया गया और जिससे दिल्ली को बिखरने से बचाया गया। तो उन्होंने दिल्ली सल्तनत को बिखरने से किसने बचाया था? गयासुद्दीन बलबन ने। और ये उसके पहले जो है चालीसा का हेड भी था। और इसने चीन के ग्रेट वॉल, महान दीवार का निर्माण किसने कराया था? चीन के ग्रेट वॉल के बारे में तो सब लोग जानता है। और इसका निर्माण जो है सी हुआंग टी 259 से 210 ईसा पूर्व में कराए थे। पुर्तगाल यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। तो नाम तो सबको पता होगा, थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। देखिए, पुर्तगीज जो है पुर्तगाल कब आए थे? 1498 में भारत आए थे, 1498 में। क्यों आए थे? बात पहले ये आती है, क्यों आए क्यों थे? तो ट्रेडिंग, वो व्यापार करने आए थे। ओके, चलिए आ गए, तो कहाँ आए थे? वेयर का क्वेश्चन आता है, कहाँ आए थे? कालीकट, केरला में आए थे। चलिए, यह भी पता चल गया कि ट्रेडिंग करने आए थे। कहाँ आए थे? कालीकट, केरला में आए थे। अब क्वेश्चन ये आ जाता है, कौन आया था? तो आया कौन था? वास्को डिगामा। चलिए, अब थोड़ा सा वास्को डिगामा कौन था? ये फर्स्ट यूरोपियन था जो इंडिया आया था, और फर्स्ट यूरोपियन में भी फर्स्ट पुर्तगीज था। ठीक है, वो आ गया तो उसका वेलकम किसने किया था? उसका वेलकम जो है जैमोरिन ने किया था। लेकिन एक और बात है, आया तो कैसे आया था? वो जो है बाया, ये क्वेश्चन बहुत आता है, केप ऑफ गुड होप होके आया था। केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका में है। केप ऑफ गुड होप इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? बहुत टेढ़ा नाम है, उत्मासा अंतरीय। ये है कहाँ पे? ये क्वेश्चन पूछता कि है कहाँ पे, तो ये है आपका साउथ अफ्रीका में है। केप ऑफ गुड होप को खोजा किसने था? ये जो है डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा हुआ था? किसने इसको खोजा था? तो इसको खोजा था बार्थोलोमिया डियाज ने। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, डियाज ने। तो अब इसका आंसर आप लोग को मिल ही गया होगा। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम जैमोरिन था। लोकसभा और राज्यसभा में लोक बिल और अधिक सख्त संशोधन के साथ कब पारित हुआ? लोक बिल अधिक सख्त संशोधन के साथ जो है लगभग 46 वर्षों का इंतजार करना पड़ा था। 46 वर्षों के इंतजार के बाद 2013 में 18 दिसंबर 2013 में ये पास हुआ, और ठीक इसके एक दिन पहले ये राज्यसभा में पास हो गया था। तो आंसर क्या होगा? 2013। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2013 के अनुसार कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो एक क्वेश्चन बहुत आता है, देखते हैं CHSL में ऐसा क्वेश्चन तो भर गया था। तो दिल्ली में टोटल कितने विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 70। किसके टाइम में? 2013 के अनुसार विधानसभा क्षेत्र 70 है। नेक्स्ट देखते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को जो है, पार्क में मेन बंगाल टाइगर के लिए है बाघ।
बंगाल टाइगर को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए 1936 में एक हेली नेशनल पार्क बनाया गया था, हेली नेशनल पार्क, और इसी को वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और ये भारत का सबसे प्राचीन नेशनल पार्क है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो आंसर क्या होगा? उत्तराखंड, नैनीताल जिले में स्थित है। इस पार्क की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जिम कॉर्बेट के नाम पर ही इस पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ा। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? देखिए, भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से पंजाबी समुदाय ने 1913 में अमेरिका और कनाडा में, इंडिया में नहीं, कहाँ? अमेरिका और कनाडा में गदर पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी की स्थापना करने वाले प्रमुख व्यक्ति में लाला हरदयाल सिंह, सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सारभा और राम बिहारी बोस शामिल थे। और ये पार्टी 1919 में भंग कर दी गई। तो गदर पार्टी के मुख्य संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल सिंह का ही नाम हर जगह आता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।